आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो जनरल सर्जरी में 5 या 10 मार्क्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर हम किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए और हमने गलती से उसको बी दे दिया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनसे बचने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। जो ब्लड डोनर है उसमें कोई ब्लड का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी हम सभी टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज टेस्ट फिर भी कई बार ब्लड कंपोनेंट रिएक्ट कर जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एडवर्स रिएक्शंस टू ब्लड कंपोनेंट्स अकर्स डिस्पाइट मल्टीपल टेस्ट, चेकअप्स एंड इंस्पेक्शंस। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम कोज के बेसिस पे, यानी कि क्या रीज़न है, क्या इटियोलॉजी है, उसके बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस, सेकंड है नॉन इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन और थर्ड है इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहला इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन, जिसमें हीमोलिटिक रिएक्शन आती है, फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन आती है, एलर्जिक, एनाफाइलैक्टिक, TRALI एंड CCF यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। हम इन सभी पॉइंट्स को इलेबरेट करेंगे कि इनमें क्यों होता है, क्लिनिकल फीचर यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद ट्रीटमेंट। इन सभी का साथ ही के साथ लिखते जाना है आपको भी, आंसर में भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो हीमोलिटिक में क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, रिजल्ट ऑफ मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ए ब्लड ग्रुप है उसमें बी चढ़ा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो जो मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है ABO होता है। तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर माइनर में आ जाते हैं RH या फिर K, JK, FY इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, टैकिप्निया, टैकिकार्डिया, फीवर, चिल्स एंड हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनेमिया, फ्लैंक पेन। ये सभी आपको उसी टाइम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इम्यून में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से हीमोलिसिस होगा। हीमोलिसिस होने के बाद हीमोग्लोबिनूरिया होगा, हीमोग्लोबिनेमिया होगा, और उसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर की भी कंडीशन आ जाती है। तो अब आता है इसी का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्यूट ट्रांसफ्यूजन अगर है तो वो इमीडिएटली आपको स्टॉप करना है। जो IV एक्सेस होती है, इंट्रावीनस एक्सेस होती है, वो मेंटेन रखनी है। उसके बाद रीनल फेलियर जो हो रहा था उसके लिए हमें डायूरेसिस देनी है, यानी कि फिरोजिमाइड 20 to 40 mg IV, या फिर इंजेक्शन देना है मैनिटोल का। उसके बाद यूरिन आउटपुट चेक करते रहिए, हीमोग्लोबिन लेवल खासकर यूरिन में चेक करते रहना है। जो ब्लड बचा हुआ है वो ब्लड बैंक में दोबारा रीचेक के लिए भेजना है, रिपीट क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना है। इन्वेस्टिगेशन में हमें LDH, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, PT, एक्टिव PTT, फाइब्रोनोजन, प्लेटलेट काउंट और DAT, ये सभी टेस्ट हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत रन कराने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड है फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शंस। हीमोलिटिक हमने कर ली है, नॉन हीमोलिटिक में फेब्राइल का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा होना। तो सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं अब वो रिएक्ट करते हैं, इसमें माइल्ड नेचर में होते हैं। क्लिनिकल फीचर में चिल्स विद राइगर और उसके साथ फीवर, जिसमें 1 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसके बाद फीवर। तो इसमें होता क्या है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अगेंस्ट डोनर WBCs या फिर HLA एंटीजन्स, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। जो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूज़न था उसमें ब्लड ग्रुप एक फैक्टर था, पर यहाँ पे नॉन हीमोलिटिक में WBCs एंड HLA एंटीजन्स, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस होती हैं पेशेंट में। मल्टीपली ट्रांसफ्यूज्ड पेशेंट या फिर एंटीपैरस विमेन में ज़्यादातर ये देखा जाता है।
इसका प्रिवेंशन क्या है? स्टोरेज से पहले हमें ल्यूकोरिडक्शन करना होता है। उसके बाद आता है एलर्जिक रिएक्शंस। अब पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया बेसिकली व्हील लाइक स्वेलिंग्स होती है, मल्टीपल स्वेलिंग्स। फिर हमें ट्रीटमेंट देना होता है, टेम्परेरी स्टॉप करना चाहिए, टेम्परेरी स्टॉप एंड देन सिम्टोमेटिक। फिर हमें ट्रीटमेंट देना होता है डायाफिनरामिन। किसी भी अर्टिकेरिया के पेशेंट में डाइफिनहाइड्रामिन 50 mg ओरली या फिर IM हम देते हैं। उसके बाद सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, फिर दोबारा से हमें ट्रांसफ्यूजन फिर रिज्यूम कर देना चाहिए। तो इसकी प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हम पेशेंट से पहले ही पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस प्री मेडिकेटेड। उसके बाद आती है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस में थोड़ा सा ही ब्लड चढ़ाने पे ही सीवियर जो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं ये दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। डिसएपनिया, कफ, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, शोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी सीवियर फॉर्म में ही दिखने शुरू हो जाएंगे 2 मिलीलीटर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद ही। तो इसलिए हमें समझ जाना है कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में हमें उसी टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना होता है। एपिनेफ्रिन दीजिए 0.5 to 1 ml 1:1000 डाइल्यूशन सबक्यूटेनियसली। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि स्टेरॉइड्स देने हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है उन केसेस में। उसके बाद आती है नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन में हमने किए थे 3, इम्यूनोलॉजिकल, नॉन इम्यून मीडिएटेड एंड इन्फेक्शियस। इम्यून हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे नॉन इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस। तो नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में सबसे पहला होता है फ्लूइड ओवरलोड। अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन एकदम बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो एकदम फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हमें एकदम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। क्लिनिकल फीचर में कफ, चेस्ट पेन, फ्रोथी स्पूटम आएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट वेजोडाइलेटर देने होते हैं, डायूरेटिक्स देने होते हैं, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए। उसके बाद हाइपोथर्मिया भी हो जाता है। वो जनरली क्यों होता है? जो रेफ्रिजरेटेड ब्लड होता है उसको रैपिड इन्फ्यूज करने की वजह से, तो इसलिए वही बात है, हमें स्लो डाउन करना चाहिए और जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा नॉर्मलाइज करके देना चाहिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट टॉक्सिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट अगर हाइपर कैलेमिया हो गया यानी कि स्टोरेज करते हुए आरबीसीज लीक हो चुकी है, उसके बाद नियोनेट्स में और पेशेंट्स विद रीनल फेलियर में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टॉक्सिसिटी का रिस्क हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन है, जो आरबीसीज होती हैं वो हमें वॉश्ड देने चाहिए। उसके बाद हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम की कमी हो जाएगी जिसमें नमनेस आएगी, टिंगलिंग सेंसेशन होएगी पेशेंट में, जो कोगुलेशन कैस्केड होता है वो उसको ये रोक देते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस भी पेशेंट में हो सकता है। उसके अलावा आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। अब एक आरबीसी में 200 से लेके 250 mg तक आयरन होता है, तो इसलिए 100 यूनिट ऑफ ट्रांसफ्यूजन के बाद हमें क्लिनिकल फीचर दिखते हैं आयरन ओवरलोड की, जिसमें क्या क्या होता है? एंडोक्राइनोलॉजिकल या फिर हिपैटिक या फिर कार्डियक, ये सभी सिम्टम्स कॉमन होते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम इराइथ्रोपोएटिन थेरेपी देते हैं। उसके बाद आता है हाइपोटेंसिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट है अगर वो एस इनहिबिटर्स यूज़ कर रहा है तो उसमें हाइपोटेंसिव रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे केसेस में नो इंटरवेंशन इज़ नीडेड। वो जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्पीड है वही जो मैंने पहले बताया है उसको हमें रेगुलेट करना होता है। अब आते हैं थर्ड जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इन्फेक्शस कॉम्प्लिकेशंस। पहला हमने पढ़ा इम्यूनोलॉजिकल, सेकेंड हमने पढ़ा नॉन इम्यूनोलॉजिकल, अब थर्ड है इन्फेक्शस। इन्फेक्शस में यानी कि जो ब्लड डोनर था उसमें अगर कोई इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन का अगर सही से ब्लड स्क्रीनिंग नहीं हुई है, सही से ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट में भी वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वायरल में मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस, उसके बाद HIV, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस जिसका रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन HCV से भी ज़्यादा होता है, ये सभी। तो इनके लिए वैक्सीनेशन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वायरल से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं, यर्सेनिया, सुडोमोनास, सेराटा, दीज कैन ग्रो इन कोल्ड टेम्परेचर। क्लिनिकल फीचर, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट में फीवर आएगा, चिल्स आएंगी क्योंकि सेप्टिसेमिया हो रहा है, उसके अलावा सेप्टिक शॉक होएगा और DIC।
उसके बाद एंडोटॉक्सिन रिलीजिंग जो एजेंट्स होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमें इंस्टेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है। रिवर्सिंग शॉक, जो पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है उसको रोकना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलानी है। अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स में आते हैं मलेरिया एंड बेबीसियोसिस एंड डेंगू फीवर। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना और नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड बी हैप्पी।